यस, गुड इवनिंग एवरीवन। चलो फटाफट से क्लास को कंटिन्यू करते हैं। एंड लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था रिवीजन में AS15। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? AS15। जरा रिकैप करा देता हूँ कौन कौन सी टॉपिक कवर्ड हो गया और आगे हमें क्या पढ़ना है। AS15 हमने स्टार्ट किया था, आज के लेक्चर में ये कवर्ड हो जाएगा। ठीक, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखेंगे। AS15 था अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट। अकाउंटिंग फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट और मैंने बताया था कि इसको 4 हिस्सों में बांट देंगे हम। एम्प्लॉय बेनिफिट को, एम्प्लॉय क्या हो सकता है? परमानेंट भी हो सकता है, टेम्पोररी भी हो सकता है, कैजुअल भी हो सकता है, फुल टाइम, पार्ट टाइम, कोई भी हो सकता है। ठीक, जरूरी नहीं फॉर्मल एम्प्लॉय एम्प्लॉयर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करे। हाँ, एम्प्लॉयमेंट के बदले पैसे दे रहे हैं। ठीक, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस है, ये जरूरी है। ठीक, कोई प्रोफेशनल सर्विस अपना दिया जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस, वो कवर्ड नहीं है। ठीक, तो ये जरूरी है। और बेनिफिट में चाहे हम ड्यूरिंग सर्विस दे रहे हैं, पोस्ट रिटायरमेंट दे रहे हैं, टर्मिनेट करना पड़ा उस समय दे रहे हैं, या कुछ ऐसे भी बेनिफिट होते हैं, देखेंगे जो ड्यूरिंग सर्विस के होते हैं तो लॉन्ग टर्म पीरियड में देते हैं। ठीक, तो स्कोप में मैंने आपको पढ़ाया था, एक तो शॉर्ट टर्म बेनिफिट, शॉर्ट टर्म बेनिफिट ये कवर्ड हो गया था। और इसमें इंपॉर्टेंट क्या था? शॉर्ट टर्म कंपेंसेटेड अब्सेंसेज, जिसको लीव इनकैशमेंट करके हमने पढ़ा था। लीव इनकैशमेंट। दूसरा है पोस्ट रिटायरमेंट या पोस्ट एम्प्लॉयमेंट भी बोलते हैं, कंफ्यूज नहीं होना। पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट यानी कि ये तो ड्यूरिंग द सर्विस था, ये क्या है? सर्विस कंप्लीट करने के बाद। ठीक, एक बार सर्विस कंप्लीट हो गया, बंदा रिटायर हो गया, उसके बाद अगर कुछ मिलना है वो पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट का पार्ट है। थर्ड था टर्मिनेशन बेनिफिट, टर्मिनेशन के टाइम में जो दिया जा रहा है। और चौथा होगा अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट। याद है आपको कल के लेक्चर में क्या क्या रिवाइज करवाया था? पहला टॉपिक तो सर कवर था, दूसरे में आपने बोला था दो तरीका है, कुछ होता है डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। ठीक, यहाँ पे क्या है? हम फंड क्रिएट करते हैं खुद से, इसका नाम डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन पता है क्यों है? क्योंकि यहाँ पे ऑब्लिगेशन डिफाइंड होता है। दूसरा था डिफाइंड कंट्रीब्यूशन ऑब्लिगेशन, यहाँ पे हम सिर्फ कंट्रीब्यूशन देते हैं किसी फंड में। ठीक, तो यहाँ पे फंड हम नहीं क्रिएट करते। ठीक है, ऑब्लिगेशन तो हमारी डिफाइंड है, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन भी डिफाइंड है। इसका एग्जांपल जैसे कि ग्रेचुटी, ग्रेचुटी के लिए पैसा जमा कर रहा है एम्प्लॉयर। कंट्रीब्यूशन का एग्जांपल आपको पता है, पीएफ में कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, ईएसआई में कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है, हो सकता है पेंशन फंड उसमें कंट्रीब्यूशन करना पड़ रहा है। ये सारे एग्जांपल है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन ऑब्लिगेशन के, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये था डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। इसको पढ़ाने के लिए मैंने बोला था इसकी अकाउंटिंग करते हैं प्रोजेक्टेड क्रेडिट यूनिट मेथड से। ठीक, PCUM। इसमें दो तीन एडजस्टमेंट है जो हम पढ़ेंगे, जैसे कि एक्चुरियल एजम्पशन के बारे में, जैसे कि पास्ट सर्विस कॉस्ट, और चौथा कर्टेलमेंट। मैंने क्या बोला था कि हम जो ऑब्लिगेशन अपनी बना रहे हैं, फंड बना रहे हैं लायबिलिटी के लिए, ठीक, उसी में ये एडजस्टमेंट है। और मैंने ये भी सिखाया था आपको कि हम जो फंड के लिए कंट्रीब्यूशन करेंगे तो लायबिलिटी समय पे मीट कर पाए, उस समय पेमेंट के टाइम में पैसे रहे तो उतना ही हम लोग क्या करते हैं, बताओ फटाफट से,
इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, जिसको बोलते हैं प्लान एसेट। जब जरूरत होता है, जब जब जो रिटायर हो रहा है पेमेंट करनी है, प्लान एसेट बेचते हैं, उसमें से इन्वेस्टमेंट और लेके आते हैं पैसा और दे देते हैं। तो पांचवा था प्लान एसेट। प्लान एसेट ये एसेट साइड का आइटम है, और इस ये पढ़ने के बाद आप क्या बनाओगे, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन अकाउंट, ये लायबिलिटी साइड का आइटम है। चलो, फिर हमने सीखा, सबसे पहले मैंने यहाँ स्टार्ट किया था आपको ग्रेचुटी का एक एग्जाम्पल लेके, याद आ रहा है कुछ, और उसमें पढ़ाया था कि हम पहले एनुअल कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, ठीक, फिर निकालेंगे इसका प्रेजेंट वैल्यू करके, प्रेजेंट वैल्यू जिसको बोलते हैं करेंट सर्विस कॉस्ट, सर्विस कॉस्ट। एक बार हर एक साल का करेंट सर्विस कॉस्ट निकाल लिया, फिर हम बनाते हैं पीबीडीबीओ अकाउंट। पीबीडीबीओ अकाउंट बनाते टाइम क्या ध्यान रखना है कि हर एक साल का कंट्रीब्यूशन तो आएगा, एक और चीज इंटरेस्ट भी जोड़ना है, जो भी उसका ओपनिंग बैलेंस होगा उस पे। इंटरेस्ट क्यों जोड़ना है, मैंने आपको कल ही ये बात समझाई थी कि इंटरेस्ट क्यों जोड़ते हैं, ठीक। एसेट साइड को लेके एग्जांपल लेके समझाया था कि कल मुझे अगर एक साल बाद मुझे 200 रुपया किसी को पेमेंट करनी है, तो आज 200 रुपया कंट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं है। क्यों, एक साल ब्याज भी तो कमाएगा वो 200 रुपया, क्योंकि मैं जो कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ वो तो इन्वेस्ट भी कर रहा हूँ, प्लान एसेट के नाम से हमने पढ़ेंगे आगे, ठीक। तो इसलिए प्रेजेंट वैल्यू करके हमें निकालना होता है, ठीक है। बोलो, यहां तक समझाया था, ये देखो पीबीडीबी अकाउंट हमने पढ़ा था, बोला था ये लायबिलिटी का अकाउंट है। कोई डाउट नहीं तो एक क्वेश्चन कराता हूँ, जब डाउट नहीं है तो एक क्वेश्चन कराता हूँ, डाउट है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए खुला है, कमेंट बॉक्स में डाउट पोस्ट कर सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे हैं जिनको हो सकता है कमेंट बॉक्स में डाउट ना लिखना हो, ये है मेरा पर्सनल टेलीग्राम का नंबर, इस पे टेलीग्राम पे आप मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन करते हैं, इंस्टीट्यूट की बुक का ही क्वेश्चन है। ये रहा। एक और चीज मैंने आपको बताई थी कि जब भी बोले इंक्रीमेंट, है ना, कुछ ना बोले तो मानते हैं फर्स्ट ईयर में इंक्रीमेंट नहीं होता। किसी की 3 साल की सर्विस है, एनुअल इंक्रीमेंट है, तो पहले साल का इंक्रीमेंट नहीं होगा, हम मानते हैं दूसरे और तीसरे साल में बस इंक्रीमेंट होगा, ठीक। मैंने बोला क्या फर्स्ट ईयर में भी इंक्रीमेंट का बोल सकता है एग्जाम में, बोल सकता है। अच्छा, हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें फाइनल सैलरी पता करनी होती है रिटायरमेंट के टाइम में, तो उसके लिए तो आज की सैलरी दे तो इंक्रीमेंट निकाल के फाइनल सैलरी पता करेंगे। बोलो, ग्रेचुटी के लिए कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करना है, उसके लिए फाइनल सैलरी चाहिए, फाइनल सैलरी निकालते हैं इंक्रीमेंट को जोड़ के। मैंने क्या बोला था, कुछ भी ना बोले तो फर्स्ट ईयर में इंक्रीमेंट नहीं इंटू करते, लेकिन क्वेश्चन बोले कि पहले साल में भी इंक्रीमेंट दिया जाएगा। मान लो आज ग्रेचुटी किसी पे अप्लाई हो रहा है, पर ये पहले से काम कर रहा है, हो सकता है आज ही इसका इंक्रीमेंट भी हुआ है, तो पहले साल में भी इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्वेश्चन बोल दे कि 3 का तीनों इंक्रीमेंट देना है, यानी कि तीनों साल इंक्रीमेंट हुआ है, तो आप 3 बार इंक्रीमेंट करोगे, बस इतना याद रखना, ठीक। और बोले 2% ऑफ फाइनल सैलरी ग्रेचुटी है, तो टोटल में ग्रेचुटी मानेंगे, एनुअल कंट्रीब्यूशन के लिए डिवाइड बाई 3 करेंगे। अब बोलेगा फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस, तो मानेंगे वो 1 साल का है, टोटल के लिए 1 साल का है, तो इंटू 3 करेंगे तो टोटल में आ जाएगा। समझ में आया क्या, ये भी बात कल मैंने आपको पढ़ाई थी। चलो, यह है क्वेश्चन नंबर 9, इंस्टीट्यूट के ही बुक का है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। An employee Roshan had joined company XYZ in the year 20x1, ठीक। एनुअल सैलरी जो डिसाइड हुआ है रोशन का वो है 14,90,210। कंपनी हैज पॉलिसी ऑफ गिविंग लमसम पेमेंट ऑफ 25% ऑफ लास्ट ड्रॉन एनुअल सैलरी
ठीक, यानी कि लास्ट वाले साल में जो एनुअल सैलरी होगी उसका 25% देंगे ऑफ द एम्प्लॉय फॉर ईच ईयर ऑफ कंप्लीटेड सर्विस। जो भी आएगा वो टोटल में होगा कि एक साल का होगा, एक साल का होगा। क्यों बोल रहा है फॉर ईच ईयर, उतना हर एक साल के लिए देंगे। इफ एम्प्लॉय रिटायर आफ्टर कंप्लीटिंग मिनिमम सर्विस ऑफ 5 ईयर, यानी कि 5 साल उसको कंप्लीट करना है, तो रिमेनिंग सर्विस क्या है 5 ईयर्स। सैलरी ऑफ रोशन इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज या ग्रो एट द रेट 10% पर एनम। सैलरी कितने से बढ़ रहा है हर एक साल? 10% से। कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट? बताओ फटाफट से। कंपनी हैज इंडक्टेड, इंडक्टेड मतलब किसी को जब हम रखते हैं ना, ज्वाइन कर जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में लेके आते हैं, उसके लिए शब्द यूज होता है इंडक्टेड। ठीक है। रोशन इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर एंड इज एक्सपेक्टेड that he will complete the minimum 5-year service before retirement, thus he will get 5 yearly increment। कह रहे हैं यहां रखे हैं इसको शुरुआत में ही साल के 5 साल है ना, और कह रहे हैं ये 5 साल तक काम करेगा और इसको कितना इंक्रीमेंट मिलेगा। कुछ भी ना बोलता तो हम क्या सोचते हैं कि यूजुअली पहले साल में इंक्रीमेंट नहीं मिलनी चाहिए, 1 2 3 4 4 इंक्रीमेंट, पर बोल रहा है शुरू में ही रखा गया है तो पहले साल का भी इंक्रीमेंट उसको मिलेगा। ठीक, चलो तो 5 इंक्रीमेंट कह रहा है। ठीक, ऐसे देख लो लॉजिक, यहां रखा गया, फर्स्ट इंक्रीमेंट यहां हुआ होगा, सेकेंड यहां पे, थर्ड यहां पे, फोर्थ यहां पे, और फिफ्थ इंक्रीमेंट उसकी रिटायरमेंट के टाइम में। ऐसे भी समझ सकते हैं, फिफ्थ इंक्रीमेंट कब हुआ होगा? उसकी रिटायरमेंट के टाइम में। या फिर ऐसे भी समझ सकते हो कि पहले इंक्रीमेंट यहां हुआ हुआ, पर 5 इंक्रीमेंट देना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये समझाने का मतलब है। ठीक है, ऐसे देखो दोनों में से कोई भी लॉजिकल नहीं लगेगा। कैसे सर? रिटायरमेंट के टाइम में किसी की इंक्रीमेंट थोड़ी ना होती है, उसकी सर्विस कंप्लीट हो गया तो बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो 4 ही इंक्रीमेंट हुआ। फिर 5 कैसे? चलो मान लो कोई ऐसा लॉजिक दे, आते ही इंक्रीमेंट हुआ, आते ही किसी का इंक्रीमेंट थोड़ी ना होता है, तब भी 4 इंक्रीमेंट होगा। तो लॉजिकल बोलोगे जितने साल की भी रिमेनिंग सर्विस होती है उससे एक कम ही इंक्रीमेंट होता है, लेकिन इंस्टीट्यूट बोल दे 5 इंक्रीमेंट, 5 इंक्रीमेंट करना है, दिमाग नहीं लगाना। What is the amount that company should charge in profit and loss account every year as a cost of defined benefit obligation? ठीक, also calculate current service cost and interest to be charged per year assuming discount rate is 8%, और 8% का ये रहा प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर। ठीक, आ जाओ जरा, फाइनल सैलरी अगर निकालना हो तो 14,90,000 कितना है? 210। ठीक, 5 इंक्रीमेंट देना है, ये पहला इंक्रीमेंट, दूसरा 10% से इंक्रीज होता है ना, ये थर्ड, ये फोर्थ, एंड ये इनटू कर देना, ये फिफ्थ। बताओ जरा, इसको 110% ना लिख के 1.1 भी लिख सकते हैं। 110 या 1.1 का मतलब क्या है? ओरिजिनल में 10 एडिशन होके आ रहा है। ठीक है, ये आ रहा है 24 लाख। ठीक, 24 लाख आया। उसके बाद डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन कितना देना है? ऑब्लिगेशन हमारे केस में एग्जाम्पल के रूप में ले लो, जैसे कि एक ग्रेचुटी होता है। कल मैं ग्रेचुटी का एग्जाम्पल लेके पढ़ा रहा था। सर 24 लाख है, इंटू 25% इसका देना है, और सर ये पर ईयर देना है। पर ईयर मान लो पर एनम निकालना हो तो ये पर एनम है, हर एक साल इतना देना है, तो 6 लाख आ गया पर एनम। अच्छा, टोटल
टोटल फॉर 5 ईयर्स निकालना हो तो सर 6 लाख इंटू 5 30 लाख, इतना अंत में पेमेंट करना है मिस्टर रोशन को। 5 साल काम करके जब मिस्टर रोशन जाएंगे तो 30 लाख मिस्टर रोशन को पेमेंट करना है कंपनी को। ठीक है, चलो सबसे पहले क्या निकालेंगे, करेंट सर्विस कॉस्ट। करेंट सर्विस कॉस्ट क्या होता है, जो भी ये एनुअल कंट्रीब्यूशन है उसका प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू आप टेबल के अनुसार बना लेना, टेबुलर बना सकते हो 1 2 5। ठीक, कंट्रीब्यूशन, पीवी फैक्टर, और ये है प्रेजेंट वैल्यू। ये जो प्रेजेंट वैल्यू है ना, यही है करेंट सर्विस कॉस्ट। करेक्ट, करो फटाफट से, तो बिल्कुल आसान होनी चाहिए और क्या। ये तो अंत में खड़ा है, 5वें साल के अंत में, 5वें साल के अंत में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसका 1 ही होगा। अब और सारा प्रेजेंट वैल्यू के लिए, जैसे ये जो 4th ईयर में खड़ा है, 4 साल के अंत में 5वें साल में हमें देना है 1 साल। 1 साल है ना, 1 साल प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर डालना पड़ेगा। 1 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है, 9 to 6, 0.857 से सीरियली डाल लो, 794। नेक्स्ट 0.735, करो फटाफट से। अच्छा, राइटिंग के लिए जरा बता देना, समझ में आ रहा है कि थोड़ा फ्रेश लिखना पड़ेगा। ये रहा करेंट सर्विस कॉस्ट। इंटरेस्ट पूछा है, इंटरेस्ट नॉर्मली भी हम निकाल सकते हैं, जैसे एक इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट कितना जुड़ा होता है वो हम निकालते हैं ना, AS 19 में भी सीखा है उस तरीके से। या फिर पीबीडीबीओ अकाउंट बना के निकलवा देता हूं, उससे क्या हो जाएगा कि आपको पीबीडीबीओ अकाउंट रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, तो पीबीडीबीओ अकाउंट रिवाइज भी हो जाएगा। चलो, प्रॉपर लेजर के फॉर्मेट में बनाना है एग्जाम में। ठीक है, मैं तो रफली कर देता हूँ क्योंकि मैं आप लोगों को रिवाइज करवा रहा हूँ। चलो, फर्स्ट ईयर में बाई करेंट सर्विस कॉस्ट कितना कंट्रीब्यूशन करोगे, ये रहा 441। ठीक, टू बैलेंस CD 4,41,000। ठीक है, बाई बैलेंस CD आ गया। ठीक, फिर बाई करेंट सर्विस कॉस्ट सेकेंड ईयर का कंट्रीब्यूशन कितना है सर, सेकेंड ईयर में 476 400। बाई इंटरेस्ट, बताओ पहले साल में पीबीडीबीओ अकाउंट में ये बैलेंस था, उस पे इंटरेस्ट लगेगा दूसरे साल में। ठीक, फर्स्ट ईयर के एंड में पीबीडीबीओ में कंट्रीब्यूट हुआ, कितना आया 441। सेकेंड ईयर में पीबीडीबीओ में कंट्रीब्यूशन जुड़ेगा प्लस इस 441 में इंटरेस्ट भी जोड़ना पड़ेगा। पता है आपको इंटरेस्ट रेट कितना था, ध्यान से देखो जरा, 8%। अब बताओ मुझे 8% कितना आएगा 441 का, 35,280। इसको टोटल कर देते हैं, 952 680 टू
बैलेंस CD, ये है PBDBO अकाउंट का बैलेंस एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। ठीक, थर्ड ईयर में आओ, बाई बैलेंस BD, ये BD कर लेना 952,680 बाई करेंट सर्विस कॉस्ट, थर्ड ईयर का कंट्रीब्यूशन बताओ जरा, 5,14,200 बाई इंटरेस्ट। ठीक, चलो क्लोज कर देते हैं, टोटल करने की भी जरूरत नहीं। हाँ जी, थर्ड ईयर में इंटरेस्ट इस अमाउंट पे लगेगा। ये है PBDBO का बैलेंस सेकेंड ईयर के एंड में। होता क्या है ना, देखो पॉइंट में आता है तो थोड़ा बहुत राउंड अप करना जरूरी है, अंत में 30 लाख बैलेंस मैच करना जरूरी है। अगर 1-2 रुपये आगे पीछे आता है तो लास्ट वाले साल में इंटरेस्ट में बैलेंसिंग फिगर रख देंगे। टू बैलेंस CD थर्ड ईयर के एंड में, ठीक, चौथे साल में, बाई बैलेंस BD करोगे 15,43,094, बोलो फटाफट से, बाई करेंट सर्विस कॉस्ट, चौथे साल का कंट्रीब्यूशन कितना है, 5,55,600 बाई इंटरेस्ट अकाउंट, बताना इस पे इंटरेस्ट निकालना है 8%, तो ये आ गया 1,23,448, करेक्ट। टू बैलेंस CD करोगे, ये PBDBO का बैलेंस होगा चौथे साल के एंड में, कितना आएगा, ये आएगा 22,22,142। चलो पांचवें साल में आओ, बाई बैलेंस BD 22,22,142 बाई, एक चीज तो फिक्स है, करेंट सर्विस कॉस्ट जितना कंट्रीब्यूशन वो 6 लाख ही होगा, 6 लाख बाई कुछ इंटरेस्ट, और इधर हम लास्ट ईयर में पे करेंगे तो टू बैंक करके लिखते हैं, जो कि हमें पता है 30 लाख पे करना है, तो 30 लाख आनी चाहिए। इंटरेस्ट देखो, वैसे तो इस पे 8% निकालनी चाहिए, पर हम कोशिश करेंगे बैलेंसिंग फिगर रख दे कि 1 रुपया अगर आगे पीछे आया भी होगा राउंड अप में तो टोटल बैलेंस हो जाए। ठीक, तो 30 लाख माइनस 22,22,142, ऐसे ही आ रहा है 177,858, जरा इस पे 8% लगाना, 22,22,142 पे 8%, 177,771 आ रहा है। ठीक है, थोड़ा सा राउंड ऑफ की वजह से फर्क आ जाएगा, पर आपको ठीक कर लेना है। यहाँ पे भी देखोगे इंटरेस्ट तो 35,280 पहले साल का, दूसरे साल का 76,214, ठीक, थर्ड ईयर का 123,447, 123 हमने 448 कर दिया है, और लास्ट वाले साल का जो इंटरेस्ट है ना, वो आपको थोड़ा बहुत राउंड अप करके लिखना पड़ेगा, हमने भी अपना राउंड अप करके लिख दिया है। ठीक है, अगर कंप्यूट करोगे तो मैच नहीं करेगा, हमें 30 लाख पेमेंट तो करनी है, हम तो राउंड अप करके लिख रहे हैं। ठीक, ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो प्रेजेंट वैल्यू किया है ना 8% पे, वो 3 फैक्टर को लेके किया है। क्या 3 ही फैक्टर होते हैं? नहीं, अगर 5 फैक्टर को लेते तो और कम राउंड अप करना पड़ता है। अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकालो, मान लो 8% का 1 डिवाइड बाई 1.08 पहले साल का, तो ये पता है कितना आ रहा है, 0.925925 ऐसे आ रहा है, पर हमने कितना लिया है, देखो हमने लिया है 926 राउंड अप करके। ठीक, तो इस वजह से राउंड अप करते हैं तो ये स्लाइटली चेंज हो गया होता है, इस वजह से थोड़ा सा फर्क आएगा। अंत वाले साल में इंटरेस्ट एज अ बैलेंसिंग फिगर रख देना है आपको। चलो समझ में आया, हर एक साल का इंटरेस्ट भी आ गया।
ईयरली लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, ईयर 1 2 3 4 5 करके इंटरेस्ट। और क्या, आगे बढ़ते हैं अब कंसेप्ट में। पीबीडीबी अकाउंट तो समझ में आ गया होगा, करेंट कॉस्ट निकालना भी समझ में आ गया होगा। सेकंड जो है वो है एक्चुरियल एजम्पशन। पता है जो भी डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन है ना, ये निकालने के लिए, जैसे ग्रेचुटी निकालने के लिए हम बहुत चीज यूज कर रहे थे, जैसे कि इंक्रीमेंटल रेट कितना होगा सैलरी का, डिस्काउंट रेट कितना होगा, है कि नहीं। बहुत सारे एजम्पशन ले रहे थे कि कितना डिस्काउंट रेट होना चाहिए, कितना इंक्रीमेंटल रेट होना चाहिए। हर एक एम्प्लॉय का अलग अलग रिमेनिंग सर्विस होता है। अब देखो, एक जो हम लोग है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये अकाउंटिंग कर सकते हैं, जो एएस प्रिस्क्राइब कर सकता है उसके अनुसार, जो एक्ट में लिखा होगा उसके अनुसार हमें अकाउंट का नॉलेज है, हमें कंप्लायंस का नॉलेज है। पर ये जो लायबिलिटी कंप्यूट करते हैं ना, ये करते हैं एक्चुरियल वाले लोग, एक्चुरियल सर्विस बोलते हैं, एक्चुरियल वैल्यूएशन बोलते हैं। ठीक, देखो अलग अलग लोगों का अलग अलग रिटायरमेंट एज होगा, है कि नहीं। उसमें डेथ रेट को ध्यान देना पड़ेगा, कुछ लोग पहले ही मर जाएंगे ड्यूरिंग सर्विस, कुछ लोग रिटायर हो गए। ठीक, लेबर टर्नओवर को ध्यान देना पड़ता है, कई बार बीच में कोई छोड़ के जाएगा कि पूरा कंप्लीट करेगा। तो एग्जैक्ट ऑब्लिगेशन सही से कोई भी वैल्यू नहीं कर पाएगा, पर लगभग ठीक एस्टिमेट करने के लिए हमें एक्चुरियल वैल्यूएशन करवानी पड़ती है। जो भी हम डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन निकाल रहे हैं ना, उसमें बहुत सारे एजम्पशंस इन्वॉल्व है। ठीक, उसी को बोलते हैं एक्चुरियल एजम्पशंस। जैसे कि इन एजम्पशंस को दो पार्ट में बांट सकते हो, एक डेमोग्राफिक एजम्पशन, फॉर एग्जांपल जैसे कि डेथ रेट हो गया। हम अभी तो सोच रहे हैं कितने सारे एम्प्लॉय है जिनको ग्रेचुटी देना है, कोई मान लो मिनिमम सर्विस कंप्लीट ही नहीं कर पाया, डेथ हो गया बीच में। लेबर टर्नओवर, लेबर टर्नओवर, कोई छोड़ के चला गया जिसको हमें नहीं देना पड़ा, तो ये सारे फैक्टर हैं। ठीक, एजम्पशन में चेंज आते रहते हैं, तो ये तो कुछ डेमोग्राफिक एजम्पशन है, कुछ होते हैं फाइनेंशियल एजम्पशन। जैसे कि डिस्काउंट रेट हम यूज कर रहे हैं। ठीक, अभी मान लो डिस्काउंट रेट यूज कर रहे हैं 10%, एक साल बाद हमें रियलाइज हुआ कि 10% नहीं, हमें अब जो प्रेजेंट में डिस्काउंट रेट है, जो मार्केट का रेट चल रहा है वो 8% है, तो हमें 8% यूज करना चाहिए। तो चेंज हो गया कि नहीं एजम्पशन में, जब बना रहे थे स्टार्टिंग में तो 10% ले रहे थे। ठीक, तो जैसे कि डिस्काउंट रेट हो गया, जैसे कि एनुअल इंक्रीमेंट रेट, हम इंक्रीमेंट रेट ध्यान दे रहे हैं 80 से। ठीक, अब जब भी एजम्पशन में चेंज आएगा ना, जब भी एजम्पशन में चेंज आएगा ना, तब हमारी लायबिलिटी में भी चेंज आएगा। पहले मैं यहां सोच के बना रहा था, फॉर एग्जांपल लायबिलिटी निकाल रहा था किसी का, मान लो एक ही एम्प्लॉय का निकाल रहा था, वन एम्प्लॉय, ज्यादा आसान हो जाएगा समझना कि कितना हमें पीबीडीबीओ बनाना है। 10% डिस्काउंट रेट यूज कर रहा था, तो 10% के हिसाब से करंट सर्विस कॉस्ट तो कुछ और आएगा। मान लो एक साल बाद मुझे पता चला कि 10% नहीं 12% अप्रोप्रिएट रेट है, तो 12% के अनुसार तो प्रेजेंट वैल्यू करूंगा तो अलग ही आएगा, है कि नहीं। तो बीच में एजम्पशन क्या चेंज हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। और हमें AS15 सजेस्ट करता है कि जो भी बेस्ट अप्रोप्रिएट एस्टिमेट होता है ना, उसको ध्यान देना चाहिए। अगर एजम्पशन में चेंज हो रहा है, ज्यादा सुइटेबल एजम्पशन कुछ और है, तो उसको ध्यान देके बनाओ। ठीक है, तो यानी कि सर डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन बहुत सारे एजम्पशंस को ध्यान में रख के वैल्यू करते हैं, हम निकालते हैं। वैसे तो हम नहीं निकालते, एक्चुरियल वाले लोग निकालते हैं, इसलिए बोलते हैं इसको एक्चुरियल एजम्पशन, ये काम हम नहीं करते। ठीक, पढ़ाया जाता है प्रॉपर एक्चुरियल वाले लोगों का, ये कोर्स है। ठीक, हाँ, पर वो जिन एजम्पशंस को लेके निकालते हैं, उन एजम्पशंस में चेंज आ सकता है आगे, जैसे कि डेथ रेट चेंज हो जाए, लेबर टर्नओवर हो जाए कंपनी में, डिस्काउंट रेट चेंज हो जाए, सैलरी का इंक्रीमेंट रेट चेंज हो जाए। शुरू में सोचा था 10% इंक्रीमेंट देंगे, 2 साल बीता, फिर सोचा बहुत कमा रहे हैं, चलो 20% इंक्रीमेंट दे देते हैं, या फिर लॉस में चली गई कंपनी, चलो 5% इंक्रीमेंट दे देते हैं, तो इससे फर्क पड़ेगा। ठीक, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन पे लिखो,
देयर मे बी चेंज इन एक्चुरियल एजम्पशन, एक्चुरियल एजम्पशन में चेंज हो सकता है, एंड जो हमें डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, कितना ऑब्लिगेशन हमारी है ये निकालना हो तो हमेशा बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन यानी कि करंट में क्या एजम्पशन है उसके अनुसार निकाला जाता है। एंड डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन shall be computed considering, defined benefit obligation shall be computed considering best available assumptions। ऐसा क्यों कि ना ही ओवर स्टेट हो लायबिलिटी, जितना चाहिए उससे ज्यादा भी लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करने की जरूरत नहीं है, ना ही अंडर स्टेट हो कि जितनी लायबिलिटी होने वाली है उससे कम आप मान के बैठे हो, ऐसा ना हो, इसलिए बेस्ट अवेलेबल एजम्पशन को ध्यान में रख के करते हैं। ठीक, अब एजम्पशन में चेंज हो रहा है, इसको चेंज करोगे तो पीवीडीबीओ अकाउंट का बैलेंस चेंज होगा। ठीक, इफ देयर इज एनी डिफरेंस इन पीवीडीबीओ अकाउंट ड्यू टू चेंज इन एक्चुरियल एजम्पशन, एक्चुरियल एजम्पशन में चेंज करने से अगर पीबीडीबीओ अकाउंट के बैलेंस में कुछ चेंज आता है तो उस डिफरेंस को क्या बोलेंगे, एक्चुरियल गेन लॉस। सच डिफरेंस shall be called as actuarial gain and loss, actuarial गेन और लॉस। ठीक, एंड एक्चुरियल गेन और लॉस आता है ना, उसको उसी साल के जिस साल आया पीएल में हम राइट ऑफ करते हैं। एंड इट शैल बी इंपॉर्टेंट है ये लाइन जो लिख रहा हूं, इट शैल बी रिटन ऑफ इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। पीएल में एक्चुरियल गेन एंड लॉस को राइट ऑफ करते हैं। रेड से मार्क कर देता हूं, पास्ट में क्वेश्चन आया एक बार कि एक्चुरियल एजम्पशन में चेंज हुआ, इस वजह से डिफरेंस क्रिएट हुआ, ये डिफरेंस को चाहता है कंपनी 3 साल में जो रिमेनिंग पीरियड है राइट ऑफ करे, नहीं कर सकता। एक्चुरियल एजम्पशन में चेंज आने की वजह से पीबीडीबीओ अकाउंट में जो चेंज आएगा उस डिफरेंस को एक्चुरियल गेन और लॉस बोलते हैं। वो डायरेक्टली पूरा का पूरा पीएल में डालना पड़ेगा आपको, जिस साल में गेन और लॉस अराइज होता है उसी साल में, आप डेफर नहीं कर सकते। समझ में आया क्या? अभी कंफ्यूज करेगा एग्जाम में तो कंफ्यूज तो नहीं होगे, नहीं होना चाहिए। ठीक, चलो मान लो एजम्पशन की वजह से पीबीडीबीओ अकाउंट, ये क्या है, एक लायबिलिटी का अकाउंट है, करेक्ट, इंक्रीज होता है, यानी कि एक्चुरियल एजम्पशन से हमारी लायबिलिटी और इंक्रीज हो रहा है, तो पता है ये लॉस है, इसको बोलेंगे एक्चुरियल लॉस। और मान लो डिक्रीज होता है, अब लायबिलिटी है पीबीडीबीओ अकाउंट, उसका बैलेंस डिक्रीज होता है हमारे एजम्पशन चेंज करने की वजह से, तो लायबिलिटी डिक्रीज हो तो बढ़िया है, एक्चुरियल गेन है ये। और ये गेन और लॉस क्या करते हैं बोलो जरा फटाफट से, क्या डेफर कर सकते हैं कि आगे का सर जो कंट्रीब्यूशन है उसमें सेटअप करके कम कंट्रीब्यूशन हम पीएल में राइट ऑफ करेंगे? नहीं कर सकते। क्या करेंगे, चार्ज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इन सेम ईयर। इतना भी लिख देता हूं कि बच्चे को किसी भी हाल में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, उसी साल में। एग्जाम्पल के तौर पे चलो एक क्वेश्चन करते हैं। मान लो किसी एम्प्लॉय की फाइनल सैलरी है 2 लाख, ठीक, ग्रेचुटी देना है 1% ऑफ फाइनल सैलरी, फाइनल सैलरी की 1% फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस, फॉर ईच
ईयर ऑफ सर्विस, यानी कि 1% लगाना तो है फाइनल सैलरी पे, पर वो टोटल है क्या, नहीं, हर एक साल के लिए। अच्छा, रिमेनिंग सर्विस लिख लो, रिमेनिंग सर्विस मान लेते हैं 3 ईयर्स है, करेक्ट। डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट 10% था, बट आफ्टर फर्स्ट ईयर, बट इन सेकेंड ईयर, हमें पता चला कि डिस्काउंट रेट जो होना चाहिए वो 9% होना चाहिए, मान लेते हैं। अब बताओ, नॉर्मली कुछ ये ना बोलता, बस इतना बोलता तो हम निकालते, ठीक, आराम से बना लेते हैं। करेंट सर्विस कॉस्ट पीबीडीबी अकाउंट बना के इंटरेस्ट कितना इंक्लूड होगा, ठीक। लेकिन जो डिस्काउंट रेट है उसमें चेंज हो रहा है सेकंड ईयर में, दिस इज चेंज इन एक्चुअल एजम्पशन, और चेंज होगा तो हमें इसकी ट्रीटमेंट देखना है। अब आ जाओ जरा, ग्रेचुटी कितना आएगा सर, फाइनल सैलरी 2 लाख है इंटू 1%, ठीक। और ये पूरा टोटल में है कि हर एक साल के लिए, हर एक साल के लिए 3 साल और रिमेनिंग सर्विस है, इंटू 3, तो 2 लाख का 1% 2000 इंटू 3 6000। अच्छा, एनुअल कंट्रीब्यूशन कितना आएगा, एनुअल कंट्रीब्यूशन हर एक साल का जो 2000 है यही एनुअल कंट्रीब्यूशन है, 6000 डिवाइड बाई 3 कर दो 2000। चलो, अगर आप यहां पे खड़े हो पहले साल में, ये मैं हूं, मैं पहले साल में खड़ा हूं, मुझे पता है हर एक साल का कंट्रीब्यूशन कितना है, 2000। पहले साल में तो मुझे थोड़ी ना पता है डिस्काउंट रेट, पहले साल में तो मुझे क्या पता है, डिस्काउंट रेट 10% है। वो तो दूसरे साल में गया, फिर मुझे पता चला कि डिस्काउंट रेट में चेंज है। क्या पहले साल मुझे ये बात पता है, नहीं, तो पहले साल में तो जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, बेस्ट एजम्पशन है, उसके बेसिस पे निकालूंगा, ठीक है। चलो, एट 10%, 10% पे करेंट सर्विस कॉस्ट कितना आएगा, 3 साल का तो ऐसे भी कर सकते हो हॉरिजेंटली, बताओ। हर एक साल का 2000 कंट्रीब्यूशन है, प्रेजेंट वैल्यू करना है ना, लास्ट वाले साल के लिए तो 1 ही होगा फैक्टर इनका। अब शुरू में जब मैं खड़ा हूं पहले साल में, तो मैं तो 10% ही लेके चल रहा हूं, 10% का पीवी फैक्टर कैसे निकलेगा, ईयर 1 का 1 डिवाइड बाई 1.1, 1 डिवाइड बाई 1.1 करो, चलो 0.909 इज इक्वल टू दूसरे साल का 0.826। ये बताओ, ये तो एक साल, तो एक साल का प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर ये रहा, ये 2 साल है, 2 साल का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर ये रहा, करो जरा 2000, 1880, 1652, करेक्ट। पीबीडीबी अकाउंट बनाता मैं, थोड़ा स्पेस छोड़ देना यहाँ पे, क्या लिखता, बाई करेंट सर्विस कॉस्ट कितना है, पहले साल का कंट्रीब्यूशन 1642, टू बैलेंस सीडी 1642, 52 है, मैं 42 बोल रहा हूं तो 42 मत लिख देना, कैलकुलेट 15 किया है। ये तो पहले साल में तो कुछ पता ही नहीं था, दूसरे साल में आए तब कहानी चेंज हो गई। क्या चेंज हुई कि दूसरे साल में हमें लगा डिस्काउंट रेट 9% अप्रोप्रिएट है, तो 9% के हिसाब से अगर करे होते तो क्या आता, जरा देखें, एट 9% करेंट सर्विस कॉस्ट कितना आता, देखना जरा, ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, हर एक साल का 2000 कंट्रीब्यूशन है,
हर एक साल का 2000 कंट्रीब्यूशन है 9% पे, ये तो इंटू 1 ही होगा। 9% का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालना हो तो पता है कैसे निकलेगा, ईयर 1 मान लो, ईयर 2, पीवी फैक्टर 1 डिवाइड बाई 1.09 इज इक्वल टू 917 आ रहा है, 0.842। चलो ये एक साल का है, तो 2000 ही आएगा। 1834 ठीक। सेकेंड ईयर में जब हम एंट्री करते हैं तो यहाँ लिखते हैं बाई बैलेंस बीडी, जो कि ये तो यही रहेगा ना जितना बैलेंस है, बाई करेंट सर्विस कॉस्ट बाई इंटरेस्ट। ठीक, इधर आता है क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस सीडी। अब बताओ दूसरे साल में जब मैं खड़ा हूं, ये रहा, कहाँ गया मैं, ये रहा, दूसरे साल में जब मैं खड़ा हूं तो मुझे पता चला 9% डिस्काउंट रेट रखना है। तो दूसरे साल में हमने क्या पढ़ा, एक्चुरियल एजम्पशन में चेंज हो तो हमें बेस्ट अवेलेबल इंफॉर्मेशन यानी कि जो भी करंट का सिचुएशन है उस अनुसार करना पड़ेगा। अब तो 9% के अनुसार क्या होना चाहिए वो करना चाहिए हमें, यही लिखवाया है लाइन। चलो 9% के अनुसार कंट्रीब्यूशन कितनी होनी चाहिए दूसरे साल की, 1834। 9% के अनुसार 1834, समझ में आया क्यों, क्योंकि सर दूसरे साल में तो हम 9% पे आ गए डिस्काउंट रेट, तो करेंट अवेलेबल एजम्पशन जो होगा, जो एक्यूरेट एजम्पशन होगा करेंट सिचुएशन के अनुसार, उस अनुसार करेंगे हम। चलो इंटरेस्ट बताओ, इंटरेस्ट भी सर 9% के अनुसार निकलना चाहिए, क्योंकि दूसरे साल में तो 9% रेट हो गया है। बताओ पीबीडीबी अकाउंट में तो ये बैलेंस है 1652, ठीक, 9% लगाओ जरा, 1652 इंटू 0.09, 149 आ रहा है, राउंड अप कर दिया, 48.68 आ रहा है, 49 कर दिया, ठीक। बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी यानी कि दूसरे साल के अंत में पीबीडीबीओ का कितना बैलेंस होना चाहिए, ये भी एज पर 9% होनी चाहिए। 9% के हिसाब से जो आया हो वो होना चाहिए, है कि नहीं। 9% के हिसाब से कितना होता है जरा बताना सर, 9% के हिसाब से पीबीडीबीओ का अभी बताते हैं। 9% के हिसाब से पहले साल कंट्रीब्यूशन आया होता 1684, ठीक, फर्स्ट ईयर। दूसरे साल में कंट्रीब्यूशन आता 1834 प्लस इंटरेस्ट भी तो जुड़ता है, पहले साल का ये 1684, उस पे 9%, तो टोटल में इतना होता 2 साल के अंत में बैलेंस, 152 प्लस 1834 प्लस 1684, 3670, यही होना चाहिए ना। पहले साल का कंट्रीब्यूशन, दूसरे साल का कंट्रीब्यूशन प्लस दूसरे साल में इंटरेस्ट, पहले साल जो बैलेंस है उस पे 9% के हिसाब से, ये रहा 3670। ये बैलेंस मैच नहीं करेगा ठीक, मैच नहीं करेगा तो पीबीडीबीओ अकाउंट में जो डिफरेंस है उसे क्या बोलेंगे, लिखवाया है, अभी लिखवाया है कि हमें जो है डिफाइंड ऑब्लिगेशन वो बेस्ट इंफॉर्मेशन जो प्रेजेंट एजम्पशन होगा उसके अनुसार करना है। जो पीबीडीबीओ अकाउंट में डिफरेंस आएगा उसी को बोलते हैं एक्चुरियल गेन और लॉस, करेक्ट, और वो पीएल में जाता है। तो जरा एक्चुरियल गेन और लॉस निकाल सकते हैं क्या, बताना क्या आ रहा है, जोड़ लो इधर क्रेडिट साइड, 1652 प्लस 1834 प्लस 149, चलो इधर आया बाई एक्चुरियल लॉस आएगा, ठीक। आप सीधा पीएल लिख सकते हैं क्या, नहीं, एक्चुरियल लॉस के अकाउंट से डालोगे इसके बाद ये पीएल में जाएगा, वो जर्नल एंट्री अलग से पास होगी, लेकिन सीधा पीएल में मत भेजना, ठीक है। एक्चुरियल गेन या एक्चुरियल लॉस लिखना, जो कि 35 रुपीज आ रहा है, ठीक। कहाँ जाता है ये एक्चुरियल लॉस, पीएल में जाएगा, पीएल में लॉस है तो डेबिट होगा,
ठीक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, बताओ, एक्चुरियल लॉस। पूरा जर्नल एंट्री पास कर देता हूं, आप भी बोलोगे क्या सर आप एक ही एंट्री में कर रहे हो। एक्चुरियल लॉस डेबिट टू पीबीडीबीओ अकाउंट, जर्नल एंट्री नहीं भी आएगा तो चलेगा, ठीक है। और दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू एक्चुरियल लॉस, ठीक। 35, 35, 35, 35, हमारे केस में 35 भी है ना, ये रहा। यही कहने का मतलब है कि जिस भी साल में एजम्पशन चेंज हो रहा है तो उसके बाद जो चीजें करेंगे वो उस समय के एजम्पशन अनुसार। 9% हुआ तो देखो 9% का कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट भी 9% के अनुसार निकाला, क्लोजिंग बैलेंस भी 9%, और सारे चीज अब 9% के अनुसार होगा। तो सर डिफरेंस आया तो एक्चुरियल गेन और लॉस, ठीक। क्या एक्चुरियल गेन और लॉस है उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, डेफर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, उसी साल के पीएल में डालनी पड़ेगी। चलो थर्ड ईयर पे आ जाओ। बाई बैलेंस बीडी 3670, बाई सीएससी, बाई इंटरेस्ट टू बैंक। देखो अब तो तीसरे साल में हम 9% के अनुसार करेंगे, ये रहा 2000। इंटरेस्ट बताओ सर, 3670 था ना दूसरे साल के अंत में बैलेंस, 9% इंटरेस्ट देना है, 330 आ गया, जोड़ना जरा, 330 प्लस 3670 प्लस 2000, 6000। हाँ जी 6000, हमें 6000 ही तो अंत में टोटल चाहिए था ग्रेचुटी के पेमेंट के लिए, 6000 है। समझ में आया? एक्चुरियल एजम्पशन के जो एजम्पशन से बनते हैं उन्हीं को बोलते हैं एक्चुरियल एजम्पशन। दो टाइप के हो सकते हैं, इनमें चेंजेस भी आ सकता है। चेंजेस आया तो हम करंट जो चेंज हो जाएगा अवेलेबल होगा करंट एजम्पशन, उसके अनुसार करेंगे गेन और लॉस। एक्चुरियल गेन और लॉस होगा पीएल में जाएगा, ठीक है। थर्ड स्टेप है, मैंने बोला था ना आपको कि पीसीवीएम मेथड से कर रहे हैं, इसमें 3 एडजस्टमेंट है, एक्चुरियल गेन और लॉस, पास सर्विस कॉस्ट, कर्टेलमेंट। अब दूसरा है पास सर्विस कॉस्ट, ठीक। सिंपल भाषा में बोलूं पास सर्विस कॉस्ट, तो इट इज इंक्रीज इन डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। इसकी वजह से पीबीडीबीओ अकाउंट बढ़ता है, ठीक। डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में ये इंक्रीज है। ऐसा क्यों होता है सर, हम क्यों बढ़ा रहे हैं? देखो हमने अपनी डिफाइंड ऑब्लिगेशन तो तय कर दिया था ना शुरू में, फिर इंक्रीज क्यों कर रहे हैं? कई बार क्या होता है, मान लो फॉर एग्जांपल हम किसी को दे रहे थे कि हमें देना है ग्रेचुटी, ग्रेचुटी का एग्जांपल ले लेते हैं इतना, लेकिन ड्यूरिंग द टेन्योर जब ये अकाउंटिंग चल रही है हमें ऐसा लगा कि हम बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, फॉर एग्जांपल सुपर नेचुरल प्रॉफिट कमा रहे हैं, ये अपनी एम्प्लॉय की वजह से ही तो कमा रहे हैं। तो उन्होंने जो सर्विस दिया है उसकी वजह से हमें थोड़ा उनको ज्यादा बेनिफिट देना चाहिए, यही केस है इंक्रीज इन प्रेजेंट पीबीडीबीओ अकाउंट, इसी को बोलते हैं पास सर्विस कॉस्ट, ठीक। ये दो टाइप के हो सकते हैं, वेस्टेड। वेस्टेड का मतलब वो लोग जिनकी सर्विस कंप्लीट हो गया है, अनवेस्टेड। वेस्टेड का मतलब वो लोग सर्विस हैज बीन कंप्लीटेड, सर्विस हैज बीन कंप्लीटेड। अब कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनकी सर्विस कंप्लीट हो गई है, बेनिफिट उनको भी हम इंक्रीज करके दे रहे हैं। कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो अभी ड्यूरिंग टेन्योर है, अभी सर्विस दे ही रहे हैं, तो उनके लिए भी हम बेनिफिट इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक। सर्विस हैज नॉट बीन कंप्लीटेड, ये ड्यूरिंग सर्विस है। ये लोग जिनकी सर्विस कंप्लीट हो गया है उनके लिए जर्नल एंट्री, जरा अकाउंटिंग लिख लो। अब ऐसे ना कंपैरेटिव फॉर्म में लिखवा देता हूँ, ज्यादा आसान रहेगा, क्या कहते हो? कंपैरेटिव फॉर्म में लिखने पे बच्चे ना याद रखते हैं अच्छे से।
मैं भी जब पढ़ाई करता था आप लोग के लेवल पे तो ऐसे ही करता था, कंपैरेटिव फॉर्म में लिख लेता था। जर्नल एंट्री अगर हम पास करें तो वेस्टेड पास सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू पीबीडीबी अकाउंट बढ़ाना है ना, पास सर्विस कॉस्ट से पीबीडीबी अकाउंट इंक्रीज होगा, हम बेनिफिट इंक्रीज कर रहे हैं। और दूसरा ये जो है पीएल में भेज दो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीबी टीपीओ अकाउंट। यानी कि पता है आपको पीबीडीबी अकाउंट में करंट सर्विस कॉस्ट का कंट्रीब्यूशन जाता है, इंटरेस्ट जुड़ता है, एक्चुअल एजम्पशन में चेंज होने की वजह से गेन और लॉस एडजस्ट होता है, साथ ही में पास सर्विस कॉस्ट की वजह से पीबीडीबी अकाउंट इंक्रीज होता है। देखो इंक्रीज किया है कि नहीं। अच्छा सर ऑन वेस्टेड हुआ तो तब जर्नल एंट्री होगी ऑन वेस्टेड पास सर्विस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू पीबीडीबी अकाउंट। ठीक, इंक्रीज तो वेस्टेड हो या अनवेस्टेड दोनों के लिए बेनिफिट इंक्रीज कर रहे हैं तो दोनों के लिए ही पीबीडीबी अकाउंट इंक्रीज होगा। लेकिन ये तो क्योंकि सर्विस दे चुके थे तो पूरा का पूरा पीएल में राइट ऑफ किया, ये तो अभी सर्विस दे ही रहे, तो इनका जो ये एक्सपेंस है, इनका जो ये लायबिलिटी का पार्ट है, ये पूरा का पूरा पीएल में राइट ऑफ करने की जरूरत नहीं है। इनकी जितनी सर्विस बची है ना उस पीरियड में एमोटाइज करो। ठीक, तो एमोटाइज अनवेस्टेड पास सर्विस कॉस्ट इन पीएल ओवर रिमेनिंग सर्विस। पूरा का पूरा खर्चे को पीएल में डालने की जरूरत नहीं, लॉस को पीएल में डालने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि ये सर्विस तो अभी देने वाले हैं, आगे जितना साल देने वाले हैं उतने साल में हमें राइट ऑफ करनी चाहिए। यानी कि जब भी पास सर्विस कॉस्ट से पीबीडीबी अकाउंट बढ़ता है जो वेस्टेड वाले हैं वो तो पूरा का पूरा पीएल से राइट ऑफ हो जाएगा, अनवेस्टेड वाला है ये पड़ा रहेगा बैलेंस शीट में, थोड़ा थोड़ा राइट ऑफ होगा ओवर द पीरियड ऑफ रिमेनिंग सर्विस। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कर्टेलमेंट। इरेज करो जरा इसे। नेक्स्ट है कर्टेलमेंट, फोर्थ। कर्टेलमेंट, कर्टेलमेंट जस्ट अपोजिट है। पास सर्विस कॉस्ट में क्या है, हम बेनिफिट इंक्रीज करके देने की बात कर रहे थे, कर्टेलमेंट में हम बेनिफिट डिक्रीज करके देते हैं। ऐसा क्यों सर, बेनिफिट डिक्रीज करके क्यों दे रहे हैं? मान लो फॉर एग्जांपल कंपनी को हेवी लॉस हो गया तो आगे भविष्य में हो सकता है बेनिफिट डिक्रीज करके दे, कमाई नहीं रहेगी कहां से देगी, या फिर ऑपरेशन बंद करना पड़ा, डिसकंटिन्यू करना पड़ा, ठीक, किसी भी कारणवश, तो इस केसेस में, इन केसेस में क्या है, हम बेनिफिट को डिक्रीज करके भी देते हैं। तो ये कौन सा केस है, डिक्रीज इन डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, डिक्रीज इन। अच्छा ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में, आपके समझाने के लिए एकदम सिंपल भाषा में मैं लिख रहा हूं, ठीक है। डिक्रीज इन डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, तो इससे पीबीडीबीओ अकाउंट घटता होगा, डिक्रीज कर रहे तो, ऑब्लिगेशन बढ़े तो पीबीडीबीओ अकाउंट इंक्रीज हो रहा है, तो घटे तो डिक्रीज हो रहा है। एंट्री जस्ट ऊपर जो हमने पढ़ा था ना इंक्रीज करने का, अब रिवर्स करते टाइम रिवर्स एंट्री पास करेंगे पीबीडीबीओ अकाउंट डेबिट, ठीक, पता है जब इंक्रीज कर रहे तो वेस्टेड वाले को पीएल में भेजे थे, अनवेस्टेड वाले को रखे थे, ओवर द पीरियड एमोटाइज हो रहा था। अब जस्ट उल्टा कर रहे हैं तो एक तो टू पीएल भी जाएगा कौन सा, वेस्टेड वालों के हिस्से का, और टू अनवेस्टेड। अनवेस्टेड क्यों लिखा हमने, सीधा पूरा पीएल का पीएल में क्यों नहीं भेजा? हमें पता है सर जब हम इंक्रीज कर रहे थे ना एप्लीकेशन तो अनवेस्टेड का पीएल से राइट ऑफ नहीं करे थे, तो जब उल्टा करेंगे तो
जो अनवेस्टेड में बैलेंस बचा है वहां से राइट ऑफ करेंगे, क्योंकि अनवेस्टेड में बैलेंस तो होगा। ठीक, चलो अब मान लो पूरा एमोटाइज हो गया होगा तो तब तो पीएल में जाएगा, सिंपल सी बात है। मान लो 10% से पीबीडीबीओ अकाउंट हम डिक्रीज कर रहे हैं, तो पता है अनवेस्टेड का भी 10% से हमें यहां से राइट ऑफ करना है। 10% अनवेस्टेड से, जिस प्रोपर्शन में हम बेनिफिट घटा रहे हैं, वेस्टेड अनवेस्टेड दोनों का उसी प्रोपर्शन में घटा होगा, है कि नहीं? तो 10% यहां से और बैलेंसिंग फिगर यहां से। समझ में आया क्या? पीबीडीबी अकाउंट डिक्रीज करना है, डेबिट कर दो। टू क्या पूरा का पूरा पीएल में जो ऑब्लिगेशन कम कर रहा हूं? तो नहीं, टू पीएल टू अनवेस्टेड। अनवेस्टेड क्यों कर रहे हैं? अनवेस्टेड बताओ फटाफट से। सर अनवेस्टेड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने बताया था कि अनवेस्टेड पास सर्विस कॉस्ट जो है ये पूरा पीएल में राइट ऑफ नहीं हुआ था, इसमें बैलेंस था, तो उसके हिस्से का तो इससे राइट ऑफ करनी पड़ेगी ना, बैलेंस है तो। एग्जाम्पल के रूप में देखो, मान लेते हैं पीबीडीबी अकाउंट है 7,000, ठीक, कर्टेलमेंट हो रही है 10%, 10% हम कम कर रहे हैं, ठीक। अनवेस्टेड पास सर्विस कॉस्ट है 200। जर्नल एंट्री बताइए, तो आप क्या लिखोगे? पीबीडीबीओ अकाउंट डेबिट, कर्टेलमेंट है, बेनिफिट ऑब्लिगेशन को कम करना है, टू पीएल टू अनवेस्टेड पास सर्विस कॉस्ट 10% से कम करना है। कर्टेलमेंट 10% है, 7,000 का 10% 700। अगर 10% से कम हो रहा है तो अनवेस्टेड का भी 10% हटाना पड़ेगा, 10% ये रहा 20, यानी कि बचा हुआ 680 पीएल में जाएगा। थोड़ा सा ये इधर लिख लो, बचा हुआ 680 पीएल में जाएगा। ये हमेशा बैलेंसिंग फिगर रखना। ठीक, अब हमने पढ़ लिया पीसीयूएम से, हमने देखा था अकाउंटिंग एंट्री पास करना प्लस लेजर बनना पीबीडीबी अकाउंट का। फिर सर एक्चुरियल एजम्पशन, इससे एक्चुरियल गेन और लॉस आ रहा था, ठीक। इससे पीबीडीबी अकाउंट इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसके बाद आया पास सर्विस कॉस्ट। पास सर्विस कॉस्ट से पीबीडीबी अकाउंट इंक्रीज हो रहा है। कर्टेलमेंट से पीबीडीबी अकाउंट डिक्रीज होगा, सिंपल सी बात है, ठीक। एएस 15 के अनुसार अगर हम देखें डिस्क्लोजर ऑफ पीबीडीबीओ अकाउंट, यानी कि पीबीडीबीओ अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस निकालना हो तो कैसे दिखाएंगे? चलो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीबीडीबीओ अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस ऑफ पीबीडीबीओ अकाउंट, ठीक। हर एक साल का कंट्रीब्यूशन इसमें जुड़ रहा था, करेंट सर्विस कॉस्ट प्लस इंटरेस्ट। ये हमने कहां पे पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था पीसीयूएम, प्रोजेक्टेड क्रेडिट यूनिट मेथड में, स्टेप नंबर 1 में। फिर सर एक्चुरियल गेन और लॉस, लॉस हुआ तो पीबीडीबी अकाउंट में ऐड होता है, गेन हुआ तो लेस होता है। फिर सर पास सर्विस कॉस्ट, इससे इंक्रीज होता है, चाहे वेस्टेड हो या अनवेस्टेड दोनों से इंक्रीज होता है। फिर सर कर्टेलमेंट, इससे घटता है पीबीडीबी अकाउंट। चलो, ये दूसरे स्टेप में पढ़ाया था एक्चुरियल एजम्पशन में, ये पास सर्विस कॉस्ट में पढ़ाया था, और ये कर्टेलमेंट में पढ़ाया था। एक और चीज से घटेगा, कोई बताएगा मुझे? पेमेंट ड्यूरिंग ईयर,
तो ये आ गया क्लोजिंग बैलेंस। अभी पेमेंट का समझा रहा हूं, घबराना नहीं। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ, बोलो, पीवीडीबीओ अकाउंट। ठीक, हमारे लिए ये है ऑब्लिगेशन, लायबिलिटी। अच्छा, पेमेंट क्या घटाया सर आपने? देखो एक सिंपल सी बात है, पीबीडीबीओ अकाउंट बना रहे हैं तो हम पेमेंट डिडक्ट कर रहे थे ना। ये देखो पीबीडीबीओ अकाउंट, लुक लुक लुक, जितना पे कर दिया उतना तो ऑब्लिगेशन हटानी पड़ेगी ना। मैं तो एक केस में बता रहा था, एक कंपनी में तो कितने इम्प्लॉय होते हैं, किसी का 10 साल लाइफ, किसी का 5 साल रिमेनिंग पीरियड है, किसी का 10 साल, किसी का 15 साल। तो पता है हर एक साल ये बन भी रहा है, और जो उस साल रिटायर हो रहा होगा उसका पेमेंट तो हो रहा होगा ना। तो जिसका पेमेंट हो रहा है उतने से तो पीबीडीबीओ अकाउंट घट रहा होगा, ये वो है। ड्यूरिंग द पीरियड जितने लोगों का पेमेंट हुआ है इस साल, वो। एक ही बार में पूरी ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय रिटायर होते हैं क्या? नहीं, जब जो रिटायर हो रहा है पेमेंट होते जा रहा है, तो इस साल जिनका पेमेंट हुआ होगा, पेमेंट ड्यूरिंग द ईयर, ये घटानी पड़ेगी। ये सबसे बड़ा मेजर पोर्शन था। ठीक, 5वां नंबर अब प्लान एसेट का कंसेप्ट। इतना समझ लिया तो अब क्या है, बिल्कुल कुछ नहीं है चैप्टर, ऐसे मतलब टकाटक खत्म होगा। कल मैंने आपको समझाया था कि हम कंट्रीब्यूशन करते हैं, करेक्ट, पीएल से कंट्रीब्यूट करते हैं फंड बना के, पीबीडीबीओ अकाउंट बनाना सीखा हमने, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। और मैं एक और चीज बता रहा था कि जब जब हम कंट्रीब्यूशन करते हैं क्या करते हैं, बोलो फटाफट से, हम इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। ठीक, जिसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं उसी का नाम यहाँ पे दिया है प्लान एसेट। ये सेम वैसे ही कंसेप्ट है जैसे आपने सिंकिंग फंड एंड सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट पढ़ा है। ये पोर्शन अभी तक हम पढ़ रहे थे, पीबीडीबीओ अकाउंट बनाना। अब हम पढ़ेंगे प्लान एसेट। बड़ा सिंपल है प्लान एसेट। सर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जरा देखो प्लान एसेट अकाउंट, ये रहा ना। अब जो प्लान एसेट है ये फेयर वैल्यू पे मेंटेन होता है, एट फेयर वैल्यू। ठीक, तो इसका कुछ ओपनिंग बैलेंस होगा, बैलेंस बीडी, ये फेयर वैल्यू पे मेंटेन होता है। हर एक साल पीरियड के एंड में जो भी प्लान एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, उसका फेयर वैल्यू पे हम मेंटेन करते हैं। ठीक है, एएस 15 कहता है। ओपनिंग बैलेंस मतलब पिछली बार का क्लोजिंग बैलेंस है। मान लो 31 मार्च का जो क्लोजिंग बैलेंस है, 1 अप्रैल को ओपनिंग बैलेंस होता है, तो 31 मार्च वाला तो फेयर वैल्यू पे ही मेंटेन हुआ होगा, इसलिए मैंने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया फेयर वैल्यू पे। ठीक, इस बार जो भी हम कंट्रीब्यूशन करते हैं उतना इन्वेस्ट करते हैं, टू बैंक करके लिखोगे। ये क्या है, कंट्रीब्यूशन। अच्छा, और जो हमें पेमेंट करनी होती है उतना तो ये एसेट बेच के लाएंगे पैसे, बाई बैंक लिख दूं। क्या है ये, पेमेंट के लिए। ठीक है, ये जो एसेट है, इन्वेस्टमेंट है, इस पे हम रिटर्न कमाते होंगे, टू बैंक लिख सकता हूं। ये क्या है, रिटर्न। अच्छा, रिटर्न कितना जनरेट होगा, तो यहां पे ले लो वर्किंग नोट, रिटर्न ऑन प्लान एसेट। पता है सर, ये जो इन्वेस्टमेंट है ओपनिंग, ये तो पूरे साल रिटर्न कमाएगा, लेकिन कुछ ऐड भी हुए, खरीदे हैं इस बार, कुछ सेल भी करें, कुछ भी ना बोले तो हम मानते हैं कि हम साल के बीच में खरीदे हैं और साल के बीच में ये सेल हुआ है। तो यानी कि जो ओपनिंग बैलेंस है इस पे तो सीधा रेट लगा देंगे, पूरे साल का हमें इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आएगा, प्लस जो ये कंट्रीब्यूशन है, साल के बीच में इतना खरीदा इतना बेच दिया, तो नेट में कितना खरीदा उस पे निकालना पड़ेगा, लेकिन आधे साल का।
हाफ ईयर का क्यों? क्योंकि सर हम मान के चलते हैं कुछ भी ना बोले तो कि साल के बीच में हमने खरीदा है, साल के बीच में बेचा है। ठीक, मान लो 10 लाख का मेरा इन्वेस्टमेंट था। ठीक, तो इस पे पूरे साल मैंने ब्याज कमाया, तो 10 लाख पे पूरे साल का निकलेगा। साल के बीच में मैंने 2 लाख और क्या किया, बोलो फटाफट से, इन्वेस्ट किया। साल के बीच में 1 लाख निकाला भी, अब ये बीच में ही है, तो नेट में मैं बोल सकता हूँ 1 लाख पे आधे साल का ब्याज निकालना है, यही कर रहा हूं मैं। ठीक है, यानी कि कंट्रीब्यूशन लेस पेमेंट इनटू रेट, तो पूरे साल का आ जाएगा, लेकिन आधे साल का है तो 1/2। इसी को बोलते हैं, ये रेट इंटू 1/2 जो है, ये सिंपल भाषा में है रिटर्न फॉर हाफ ईयर। अब मैंने 1/2 किया, इसका मतलब है कि मैं मान के चल रहा हूं कि कंपाउंड होता है एनुअली। आपके इंस्टीट्यूट के बुक में जो क्वेश्चन पूछता है उसमें रहता है कि सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है, वो भी अभी करेंगे तो सिखा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। पर आधे साल का निकालना है, ये इंपॉर्टेंट है, बस इतना लाइन याद रखो। ठीक, ये रहा रिटर्न। अंत में इधर लिखोगे बाई बैलेंस CD, क्लोजिंग बैलेंस, ये भी फेयर वैल्यू पे प्लान एसेट के। अब एक बात बताओ, ये बैलेंस तो मैच नहीं करेगा। क्यों सर? बड़ी सिंपल सी बात है, एक तो फेयर वैल्यू पे मेंटेन हो रहा है, और दूसरा सेल हुआ तो उस पर भी क्या प्रॉफिट लॉस हुआ आपने दिखाया नहीं। तो देखो जो भी इसमें डिफरेंस आएगा ना, जो भी प्लान एसेट के अकाउंट में डिफरेंस आएगा उसको एक्चुरियल गेन और लॉस बोलते हैं। ठीक है, इधर आया तो एक्चुरियल गेन, एक्चुरियल गेन, इधर आया तो एक्चुरियल लॉस। अब कभी कभी पूछता है एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट, एक्चुअल रिटर्न ऑन प्लान एसेट बताओ। एक तो ये रिटर्न था एक्सपेक्टेड रिटर्न जो हम कमाने वाले हैं, और एक एक्चुरियल गेन और लॉस, ये भी प्लान एसेट में हुआ है। ठीक, तो एक्चुअल रिटर्न जब भी बोले तो रिटर्न ऑन प्लान एसेट, प्लान एसेट पे जो हम कमा रहे हैं वो, ये जो निकाला मैंने स्टेप नंबर 1 में, स्टेप नंबर 1 में, प्लस एक्चुरियल गेन और लॉस, एक्चुरियल गेन और लॉस, गेन होगा तो जुड़ेगा, लॉस होगा तो घटेगा, सिंपल सी बात है। पता है आपको, एक्चुरियल गेन और लॉस पीबीडीबीए अकाउंट में भी आ रहा था। तो एक बार एक्चुरियल गेन और लॉस कहाँ पे आता है, बोलो फटाफट से, सर जब एक्चुरियल एजम्पशन में चेंज होता है पीबीडीबी अकाउंट में। दूसरा, एक्चुरियल गेन और लॉस वहां पे भी आ सकता है सर प्लान एसेट के अंदर। ठीक, चलो एक्चुरियल गेन और लॉस हमें क्या करना होता है सर, पीएल में भेजना होता है। ठीक, पीएल में राइट ऑफ करना होता है, गेन है तो क्रेडिट होगा पीएल में, लॉस है तो डेबिट होगा, कौन सी बड़ी बात है। बोलो फटाफट से, इतना समझ में आया क्या? तो क्वेश्चन करवाऊं, एक क्वेश्चन देखते हैं। इंस्टीट्यूट की ही बुक में होना चाहिए क्वेश्चन तो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे देखते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट वाज 2 लाख इन रेस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट पेंशन प्लान ऑन 1 अप्रैल x1। ठीक, और अंत का पीरियड है 31 मार्च x2। यानी कि ये जो है, ये जो 1 अप्रैल को दिया है, ये फेयर वैल्यू क्या है प्लान एसेट का एट द बिगनिंग। ठीक है, 30 सितंबर यानी कि साल के बीच में क्या है, प्लान पेड आउट बेनिफिट 25,000, इतना हमने पे किया तो सेल हुआ होगा प्लान एसेट में से। एंड कंट्रीब्यूशन कितना आया, ये तो ये प्लान एसेट में ऐड हुआ होगा। ठीक, 31 मार्च यानी कि साल के अंत में प्लान एसेट का ये रहा फेयर वैल्यू, तो सब दिया है। कंट्रीब्यूशन भी कितना सेल हुआ, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, रिटर्न नहीं दिया, ये हमें निकालना है। 31 मार्च x1 को कंपनी मेड फ्लोइंग एस्टीमेट, रिटर्न के लिए अब एस्टीमेट दे रहा है। देखो
जो भी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस पर इंटरेस्ट डिविडेंड मिला के इतना कमाएंगे, प्लस रियलाइज गेन ऑन प्लान एसेट आफ्टर टैक्स, यानी कि प्लान एसेट बिकने वगैरह की वजह से जो इनकम होगा वो ये है, तो ये जुड़ जाएगा इसमें। जो हम रिटर्न कमाते हैं प्लस जो रियलाइज करते हैं सेल करके, ये दोनों जोड़ के आ गया। लेस अगर कोई खर्चे हैं वो घट जाएगा, और टोटल में ये रहा एक्सपेक्टेड रिटर्न, यानी कि रिटर्न फ्रॉम प्लान एसेट, रिटर्न फ्रॉम प्लान एसेट। ये रिटर्न तो है ही, प्लस एक्चुरियल गेन और लॉस आ सकता है क्या? हाँ। क्यों सर? फेयर वैल्यू पे हम मेंटेन कर रहे हैं प्लान एसेट को, तो गेन और लॉस आ सकता है। पूछा क्या है? एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालिए। एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब रिटर्न फ्रॉम प्लान एसेट, एंड एक्चुअल रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न मतलब एक्सपेक्टेड प्लस एक्चुरियल गेन और लॉस, एक्चुरियल गेन और लॉस। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ये लो मैं बना दिया। जब भी ऐसा है फटाफट प्लान एसेट का अकाउंट, ये रहा। जो ओपनिंग बैलेंस होगा लिखूंगा, टू बैलेंस बीडी 2 लाख। जो कंट्रीब्यूशन है ये है, क्या है? कंट्रीब्यूशन आई थिंक 55,000 का था, एक बार तब भी देख लेते हैं। 55 का था। पेमेंट कितना किया है? 25। चलो लिख लो। बाई बैंक, ये क्या है? पेमेंट 25,000। पता है इधर लिखते हैं टू अगेन बैंक अकाउंट। ये किस लिए है? रिटर्न जो इन्वेस्टमेंट पे कमाएंगे, इसी को बोलते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। इधर आता है बाई बोलो फटाफट से, बैलेंस सीडी, फेयर वैल्यू, क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस कितना है? तो सर क्लोजिंग बैलेंस है 3 लाख। ये मैच नहीं करेगा तो एक्चुरियल गेन लॉस आएगा क्या? बिल्कुल आएगा। सबसे पहले लिखते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न। सर एक्सपेक्टेड रिटर्न आपने बताया था ये 2 लाख पे पूरा का पूरा लेना है, प्लस ये कंट्रीब्यूशन इतना आया और इतना गया, तो नेट में 30,000 इस पे आधे महीने का, सॉरी आधे साल का, ठीक है, 6 मंथ का। ठीक, यानी कि 2 लाख पे पूरा 10.25% प्लस 55,000 माइनस 25,000 इस पे 6 मंथ का रिटर्न। एक तो तरीका है 10.25%, ये पूरे साल का हो गया 1/2, तो 6 मंथ का। लेकिन ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं करता है। इंस्टीट्यूट क्या मानता है कि 6 मंथ का है ना, तो कंपाउंड सेमी एनुअली होगा, तो 6 मंथ का हम निकालेंगे। जैसे कि अब एक कंसेप्ट सिखा देता हूं। ये पूरे साल का इंटरेस्ट रेट है मान लो 10%, करेक्ट? ठीक है, 10%। ध्यान से सुनना। नॉर्मली बोलूंगा आधे साल का तो आप बोलोगे 5%, 5%। पर अगर मैं बोल दूं कि इंटरेस्ट कंपाउंड होता है, मान लो ये 10% तो रिटर्न है, इंटरेस्ट कंपाउंड होता है सेमी एनुअली, सेमी एनुअली, तो पता है एक्चुअल रिटर्न कितना होगा इसमें? 10% से ज्यादा, जिसको इफेक्टिव रिटर्न भी बोलते हैं। जैसे कि मान लो 100 रुपया इन्वेस्ट किया होता या 1000 ही इन्वेस्ट किया होता, तो 1000 है, शुरू के 6 महीने का इंटरेस्ट कितना होता? 1000 पे 50% प्लस इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ, 1000 इंटू 5%, 50, तो ये आ गया 1050। नेक्स्ट जो 6 मंथ का इंटरेस्ट है ना, अब ये 1050 पे निकलेगा। क्यों? क्योंकि हम मान रहे हैं कि इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अगर सेमी एनुअली है तो इस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा, हर एक 6 महीने में कंपाउंड करेंगे इंटरेस्ट को, तो इस पे फिर इंटरेस्ट निकालो, इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ 5% के रेट से, तो 1050 इंटू 5%, 52.5। अब कितना आ गया टोटल? बताओ,
₹1000 अगर 1102.5 हो गया तो कितना एक्चुअल में रिटर्न हमने कमाया? 1102.5 माइनस 1000 डिवाइड बाई 1000 इंटू 100, ये आया 10.25%। करेक्ट, यही है वो 10.25%। यानी कि सिंपली जो पूरे साल का 10% का रिटर्न है ना, अगर सेमी एनुअली कंपाउंड हम मानते हैं इसको कि कंपाउंडिंग पीरियड 6 मंथ है, तो एक्चुअल रिटर्न 10 से ज्यादा आएगा, जो कि आएगा 10.25%। 10.25% जैसे कि मैंने निकाल के बताया। पर इतना आपको नहीं करना, इसको निकालने का एक सिंपल सा तरीका है, बता देता हूं। 1 प्लस आर टू डी पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू इफेक्टिव रेट। ये इफेक्टिव रेट का है, इधर लिख लेते हैं। चलो, इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू, याद रहेगा, 1 प्लस आर टू डी पावर n माइनस 1। अब हम इसको सीधा 10.2% और आधा नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? मैंने आपको समझाया कि हमें आधे साल का इंटरेस्ट रेट निकालना है, ये इफेक्टिव रेट है। तो जरा निकाल लेते हैं। नोट, इंटरेस्ट रेट फॉर 6 मंथ। सर हमें पता है, आपने पढ़ा है, इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला होता है 1 प्लस आर टू डी पावर n माइनस 1। इफेक्टिव रेट हमें टोटल में पता है 10.25% है। अच्छा, रेट सीधा हम डेसिमल में लेके जाए तो 1.0.25 आएगा। 1 प्लस आर टू डी पावर n, साल में कितनी कंपाउंडिंग पीरियड है? 2, 6 महीना, तो 2 कंपाउंडिंग पीरियड है, माइनस 1। 1 प्लस आर टू डी पावर दिस इज इक्वल टू, सॉरी ये तो 10 है ना, 0.1025 आएगा। ये इधर ऐड होगा तो 1.1025, और 1 प्लस आर इज इक्वल टू, उधर गया तो रूट, और आर इज इक्वल टू, बताओ 1.1025 का रूट करोगे 0.5 माइनस 1, ये उधर गया तो माइनस 1 होगा। ये तो डेसिमल में है, परसेंटेज में करना हो तो इंटू 105%, 6 महीने का। ठीक, तो मैं लिख दूं इंटू 5%। सीधा रेट का आधा नहीं किया मैंने, ध्यान रखोगे। सीधा रेट का आधा तब करता जब कंपाउंड एनुअली होता, पर इंस्टीट्यूट क्या मानता है? कंपाउंड सेमी एनुअली हो रहा है। देखोगे ध्यान से यहां पे, देखो तो इन्होंने भी 5% ले रखा है। और क्या लिखा है कि हम क्या मान रहे हैं? कंपाउंडेड एवरी 6 मंथ, सेमी एनुअली कंपाउंड हो रहा है। मेरी मजबूरी है कि मैं डायरेक्ट 1/2 नहीं कर सकता था इंटू करके। ऐसे करोगे मार्क्स मैं तो देता नहीं हूं, मार्क्स कौन देता है? इंस्टीट्यूट। तो इंस्टीट्यूट जब गलत कर देगा तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैं तो खुद फाइनेंस पढ़ाता हूं, तो मैं फाइनेंस पढ़ाता हूं तो इतनी सिंपल तरीके से आपको डेरिवेशन भी बता दिया। ठीक, अगर कुछ और रेट आ जाए तो ऐसे निकाल लेना। ठीक है, और 10.25 आया तो याद कर लो 5% आता है आधे साल का, और क्या। चलो, ये 30,000, 5% 15 से, टोटल में 22,000, यही है एक्सपेक्टेड रिटर्न। बताओ जरा एक्चुरियल गेन और लॉस निकालना। 3,25,000 आ रहा है इधर, 3,25,000, 3,25,000 माइनस 2 लाख माइनस 55 माइनस 22, 48,000 आ रहा है एक्चुरियल गेन। करेक्ट, तो पहले तो एक्सपेक्टेड रिटर्न पूछा था, दूसरे में तो एक्चुअल रिटर्न भी पूछा है। एक्चुअल रिटर्न, एक्चुअल रिटर्न के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न जो कि है 22,000 प्लस एक्चुरियल गेन
जो कि है 48,000, बोलो फटाफट से। ये आ गया टोटल रिटर्न, कितना आएगा टोटल? 70,000। क्या इन्होंने भी 70,000 निकाला है? बिल्कुल। एक्सपेक्टेड रिटर्न 22,000 और ये रहा एक्चुअल रिटर्न। जब हमने ऑलरेडी निकाल रखा है और अकाउंट बना रखा है तो ऐसे करने की जरूरत नहीं। ठीक, एक्चुअल रिटर्न ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर ऐसे भी निकाल सकते हो। फेयर वैल्यू एट एंड प्लस पेमेंट लेस कंट्रीब्यूशन लेस फेयर वैल्यू एट बिगनिंग। ये तो बस वो जो अकाउंट है ना उसी में से देख के लिख दिया मैंने। तो ये आ गया एक्चुअल रिटर्न। ऐसे भी कर सकते हो, देखो मैं बोल रहा हूँ ना अकाउंट में से देख के लिख दिया। यही है ना एक्चुअल रिटर्न। कैसे आ रहा है? फेयर वैल्यू एट एंड प्लस पेमेंट लेस कंट्रीब्यूशन लेस फेयर वैल्यू एट बिगनिंग, दिस इज द एक्चुअल रिटर्न। अकाउंट बना के समझाया, थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। ठीक, आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हो तो डेप्थ में तो आनी चाहिए। चलो नेक्स्ट टॉपिक। अब खत्म करते हैं, अब ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। डिफाइंड कंट्रीब्यूशन ऑब्लिगेशन। एक तो तरीका था कि हम फंड खुद बना रहे, जहां पे हमारा ऑब्लिगेशन डिफाइंड है। ठीक, हमें पता है फंड में कंट्रीब्यूट करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, प्लान एसेट एंड पीबीडीबी अकाउंट सब देखा। ये है डिफाइंड कंट्रीब्यूशन। इसमें हमें अपने ऑब्लिगेशन के लिए फिक्स कंट्रीब्यूशन देते हैं। ठीक है, जैसे कि पीएफ का कंट्रीब्यूशन जाता है, ईएसआई का कंट्रीब्यूशन जाता है। ठीक, तो जो भी कंट्रीब्यूशन होगा ना वो हमारे लिए क्या है? एम्प्लॉय कॉस्ट है, पीएल में डेबिट करेंगे, दैट्स इट। कंट्रीब्यूशन मेड बाय एम्प्लॉयर, बोलो बोलो फटाफट से, मेड बाय एम्प्लॉयर शैल बी, ये क्या है? एम्प्लॉय कॉस्ट है, डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस यही इसकी जर्नल एंट्री पास कर दो। पूछेगा नहीं है, पूछता ही नहीं है। पूछेगा तो टीबी डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन, जो भी कंट्रीब्यूट करते हैं एम्प्लॉय कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक, और दूसरा कंट्रीब्यूशन को पीएल में राइट ऑफ कर दो। समझ में आया? अब आते हैं टर्मिनल बेनिफिट पे। नेक्स्ट टॉपिक, टर्मिनल बेनिफिट। किसी को निकालते हैं ना तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं। एक तो वीआरएस, वॉलेंटरी रिटायरमेंट स्कीम। ये सबसे ज्यादा फेमस पता है कब हुआ था? जब इंडिया में कंप्यूटर आए थे। पता है आपको, मैनुअल काम करने के लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती थी। करेक्ट, एक बहुत बड़ा कंपनी का अकाउंटिंग करने के लिए 8-10 लोग चाहिए, जिसकी बहुत टर्नओवर हो, बहुत ट्रांजेक्शन हो, है कि नहीं? मैनुअल है तो कंप्यूटर एक एक लौता सॉफ्टवेयर काफी है, सॉफ्टवेयर के चलाने के लिए एक इंसान काफी है, तो 9 लोगों की तो जॉब चली गई। ऐसे सिचुएशन में जहां पे मजबूरी बस, मतलब अब कुछ कर नहीं सकते, तो ये वीआरएस स्कीम लाते हैं कि आप वॉलेंटरली रिटायर हो जाओ। हम ऑप्शन देते हैं, हम पेमेंट दे दे रहे हैं आपको, आप वॉलेंटरली रिटायर हो जाओ। ठीक, आपका जो भी बनता है हम पेमेंट कर देते हैं। ठीक, तो ये एम्प्लॉय अपने मर्जी से जाता है वीआरएस स्कीम में। वीआरएस स्कीम एम्प्लॉयर अनाउंस करता है कि वॉलेंटरी रिटायर आप ले सकते हैं। दूसरा ऑप्शन होता है हम जोर जबरदस्ती निकालते हैं, रिट्रेंचमेंट। अब कोई एम्प्लॉय है जो जॉब पे तो हमने रख लिया, बच्चे सारे एम्प्लॉय को भड़का रहा है रिगार्डिंग वर्किंग कंडीशन, कि हमें स्ट्राइक करनी चाहिए, हमें इस चीज की मांग करनी चाहिए, है ना? तो हमें क्या लगा कि इसको निकालना बहुत जरूरी हो गया है। वो कौन सा केस है?
रिट्रेंचमेंट, जहां पे हम अपनी मर्जी से निकाल रहे हैं। एम्प्लॉयर जो निकालता है ना, दैट इज रिट्रेंचमेंट। ठीक है, ये क्या है? टर्मिनेशन, टर्मिनेशन बाय एम्प्लॉयर या एंटिटी। तो ये क्या था? हम ऑप्शन दे रहे थे, एम्प्लॉय खुद ही छोड़ के चले जाते। ये मजबूरी बस हम करते हैं कि हमें भाई जरूरत नहीं है, पहले रख लिया था, अब हमने अपनी सिस्टम बदल दिया, टेक्नोलॉजी बदल दी, इस वजह से कम लोगों की जरूरत है। ये क्या है? हम निकाल रहे किसी कारण बस। अब चाहे जो भी हो, टर्मिनेशन बेनिफिट जब हम निकालते हैं उस समय जो देना होता है, जो दे रहे होते, उस साल के पीएल में राइट ऑफ करेंगे। जो भी एम्प्लॉय को टर्मिनेशन के टाइम में पेमेंट करते हैं, पीएल में राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, बेनिफिट पेड एट टाइम ऑफ टर्मिनेशन shall be written off in प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक हम किसी को निकाल रहे हैं, ठीक, मान लो कि हमने बोला भाई बहुत हो गया आपका, आप छोड़ के जाइए, जितना भी आपका बनता है ग्रेचुटी व्रेचुटी सैलरी अभी तक का सब चीज क्लियर कर दे रहा हूं। तो कहने का मतलब जो भी हम टर्मिनेशन के टाइम में पेमेंट दे रहे हैं ना, जो हम कॉस्ट इनकर्ड करेंगे उस समय, जो अभी तक हमने रिकॉग्नाइज नहीं किया था पीएल में, उसको पीएल में राइट ऑफ करेंगे। अब इंस्टीट्यूट की बुक देखोगे तो एक चीज ये भी लिखी है कि टर्मिनेशन के टाइम में मान लो कोई बेनिफिट है जो अभी नहीं दे रहा है और विद इन 12 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द पीरियड भी नहीं देने वाले, फ्यूचर में देने वाले, तो उसकी अकाउंटिंग पीबीडीबीओ की तरह करते हैं। फ्यूचर में जो ऑब्लिगेशन मीट करने वाले उसकी तो डिस्काउंटिंग करते हैं, पीबीडीबीओ में जैसे कर रहे थे, जैसे ग्रेचुटी फ्यूचर में दे रहे थे। पर रियल लाइफ में टर्मिनेशन में ऐसा होता ही नहीं है। 100 बात की एक बात, जो ऑब्लिगेशन हम अभी मीट करने वाले इस साल या विद इन 12 मंथ, उसकी तो हम रिकॉग्नाइज करते हैं पीएल में। जो ऑब्लिगेशन हमारे लिए फ्यूचर में मीट होने वाला है, फ्यूचर में हमें पे करना है, उसकी अकाउंटिंग हम डिस्काउंट करके करते हैं, जैसे कि हमने डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में देखा था। पर टर्मिनेशन बेनिफिट किसी को निकाल रहे हो तो दे के ही सब चीज निकालोगे ना, वो 10 साल बाद थोड़ी ना आएगा इसको लेने। तो इसलिए मैंने एक ही लाइन लिखवा दिया, बेनिफिट पेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट शैल बी रिटेन ऑफ इन पीएल अकाउंट। ऐसा नहीं होता कि आप ना अभी दे रहे हो ना 12 महीने तक दे रहे हो, बाद में दोगे उसे। ठीक है, टर्मिनेट कर रहे हो तो अपना लेके जाएगा वो। ठीक, चलो नेक्स्ट है अदर लॉन्ग टर्म बेनिफिट। लॉन्ग टर्म बेनिफिट सर इसमें क्या है? कई बार मान लो बोनस ही हो गया, प्रॉफिट शेयरिंग हो गई, या फिर हमारे केस में लीव इनकैशमेंट था, लीव इनकैशमेंट था, दे रहे थे या विद इन 12 मंथ देने वाले थे, तो क्या था? शॉर्ट टर्म बेनिफिट में पड़ रहे थे। मान लो नहीं देने वाले विद इन 12 मंथ, हम कह रहे हैं कि जो भी आपका बनता है आप रिटायर हो गए उस समय दे दूंगा, या जो भी आपका बनता है 10 साल बाद दे दूंगा, 10 साल बाद आप इलिजिबल हो जाओगे, तब तक आपके अकाउंट में जुड़ते रहेगा। यानी कि कोई भी ऐसा बेनिफिट जो एंड ऑफ द पीरियड के विद इन 12 मंथ में नहीं पे होने वाला है, वो क्या है? लॉन्ग टर्म बेनिफिट। पेएबल, ये सारे पेएबल आफ्टर, ये तो मैंने एग्जांपल दिया। मुद्दा क्या है? कोई भी ऐसा बेनिफिट विच इज पेएबल आफ्टर 12 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ पीरियड, फ्रॉम एंड ऑफ पीरियड। ठीक, मान लो कि किसी कंपनी ने अपनी सिल्वर जुबली मनाई, उस खुशी में लोगों को शेयर बांटे, लेकिन क्या बोला कि अभी सिर्फ हम वादा कर रहे हैं, अभी आपको नहीं दे रहे, जो भी उसके बदले का होगा, जो भी आपका बेनिफिट होगा जब आप रिटायर होगे उस समय मिलेगा, तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। कहने का मतलब कोई भी ऐसा बेनिफिट जो विद इन 12 मंथ फ्रॉम एंड ऑफ द पीरियड तक नहीं पे होने वाला है, सब लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। रिटायरमेंट के बाद जो पे होने वाला है, पोस्ट रिटायरमेंट, तो हमने देख ही लिया था दो तरीका। कोई ऐसी भी बेनिफिट अगर है जो लॉन्ग टर्म में पे होने वाली है, मान लो 5 साल बाद देने वाला, लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। ठीक, इसकी अकाउंटिंग सेम सेम एज डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन। बेनिफिट ऑब्लिगेशन, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन में जैसे हम पढ़ रहे थे। ठीक,
यानी कि वही पीबीडीबीओ अकाउंट बनाएंगे, उसके लिए कंट्रीब्यूट करेंगे फंड में अलग से। जैसे हमने डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन पढ़ा ना, वैसे ही इसकी अकाउंटिंग होती है। अगर लॉन्ग टर्म में हमें पेमेंट देना है तो, शॉर्ट टर्म में देना है तो एम्प्लॉय कॉस्ट तो रिकॉग्नाइज कर ले रहे थे, पे किया तो टू बैंक, नहीं पे किया तो पेबल, अगली बार कर देंगे टू बैंक, नेक्स्ट पीरियड में जब पे करेंगे। ठीक, लेकिन जब ये लॉन्ग टर्म में पे करने वाले हो, नहीं देने वाले हो बेनिफिट, तो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की तरह आपको इसकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, और ये तो हमने देखा ही डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन की अकाउंटिंग। ठीक, रिटायरमेंट बेनिफिट में तो सिंपल। और क्या था सर, आपने लिखवाया तो था टॉपिक, चलिए चलिए देखते हैं फटाफट, मैं तो भूल भी गया क्या क्या लिखवाया आपने। ऐसी बात है क्या, भूल गए आप? पढ़ लिया ये 100%, पढ़ लिया ये 100%। इसी में डीबीओ दो तरीके थे ना, डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन कुछ था और कुछ था डिफाइंड कंट्रीब्यूशन ऑब्लिगेशन। डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन एग्जाम में आएगा। ठीक, पढ़ लिया ये आपने, पढ़ लिया ये भी आपने, यही था इंपॉर्टेंट। एक और चीज बता दूं, इधर देखो, लास्ट टॉपिक है आज का, देखो बैलेंस शीट है। हाँ जी, आ जाओ फटाफट से। मान लो ये बैलेंस शीट है, एक सेकेंड बस, आ जाओ। मान लो ये बैलेंस शीट है। अब यहाँ पे एक था पीबीडीबीओ अकाउंट, ये तो लायबिलिटी है और प्लान एसेट होता है, ये एसेट साइड में आनी चाहिए। प्लस जब हम पीबीडीबीओ अकाउंट को इंक्रीज कर रहे थे पास सर्विस कॉस्ट से, तो याद करो अनवेस्टेड भी था, और अनवेस्टेड भी डेबिट हुआ था, अनवेस्टेड टू पीबीडीबीओ अकाउंट, जो हम ओवर द पीरियड एमोटाइज करते हैं, तो ये अनवेस्टेड पास सर्विस कॉस्ट भी आएगा यहाँ पे। अब होता क्या है, इसकी प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं कि इसको यहाँ नेट ऑफ करके दिखाते हैं, यानी कि ये घटा होगा, प्लान एसेट इधर दिखाएंगे, एसेट साइड में ना दिखा के। ठीक, साथ ही में अनवेस्टेड पास सर्विस कॉस्ट इधर दिखाएंगे, एसेट साइड में दिखा दो या लायबिलिटी साइड में घटा के दिखा दो, बात तो बराबर ही है। इसी पे एक बड़ा प्यारा क्वेश्चन पूछा है, ये रहा, ऊपर कर्टेलमेंट की कहानी आप पढ़ लेना, नीचे से मैं स्टार्ट करता हूँ। रॉक स्टार एस्टिमेट दैट द अनएमोटाइज सर्विस कॉस्ट, यानी कि अनवेस्टेड जो है, जो एमोटाइज नहीं हुआ है पास सर्विस कॉस्ट, वो कितना है? टोटल तो 180 है, लेकिन 10% उसका 18 क्यों दिया है? क्योंकि हम कर्टेलमेंट कर रहे हैं, ये रहा कर्टेलमेंट, और 10% कर रहे हैं, तो टोटल 180 है। ठीक, कैलकुलेट गेन फ्रॉम कर्टेलमेंट लायबिलिटी आफ्टर कर्टेलमेंट टू बी रिकॉग्नाइज इन बैलेंस शीट। ठीक है, कर्टेलमेंट के बाद कितना लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करेंगे, ये पूछ रहा है। अब जरा ध्यान से पूछना, इमीडिएटली बिफोर कर्टेलमेंट ग्रॉस ऑब्लिगेशन यानी कि पीबीडीबीओ अकाउंट कितना है? 6000। फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट 5100, अनएमोटाइज पास्ट सर्विस कॉस्ट ये रहा 180 जो हमने बात किया, कर्टेलमेंट करना है 600 यानी कि 10%। ये देखो पीबीडीबीओ का 10% कितना होगा? 10% 600। अब जब हम कर्टेलमेंट करते हैं, कर्टेलमेंट तो क्या एंट्री पास करते हैं सर? कर्टेलमेंट से पीबीडीबीओ अकाउंट कम होता है, तो पीबीडीबीओ अकाउंट डेबिट टू, अनएमोटाइज के लिए अनवेस्टेड पास सर्विस कॉस्ट आपने बताया था, और टू बचा हुआ पीएल बताया था। 600 करना है, 600 डाल दिया। ये कितना है सर? टोटल ऑब्लिगेशन का 10% कर्टेलमेंट हो रहा है, तो अनवेस्टेड का भी 10% दिखानी पड़ेगी। अनवेस्टेड 180 है, उसका 10% 18 होगा, ये दे रखा था। बचा हुआ पीएल में कितना जाएगा? 600 माइनस 18, 582। ठीक, चलो अब अगर हमसे पूछे नेट ऑब्लिगेशन बताइए, ये कर्टेलमेंट करने के बाद पता है प्रेजेंट सिनेरियो में पीबीडीबीओ अकाउंट कितना है? बोलो फटाफट,
सर 6000 था, 600 से कर्टेलमेंट हो गया 5400। प्लान एसेट का अकाउंट कितना है सर 5100। अच्छा अनवेस्टेड, अनवेस्टेड पास सर्विस कॉस्ट सर ये 180 था, लेकिन 180 में से 18 तो हमने कर्टेलमेंट में यूज कर लिया, 18 घटा दो 162। नेट ऑब्लिगेशन बोले तो सर ये रहा पीबीडीबी अकाउंट। आपने बोला ये दोनों एसेट साइड के आइटम हैं, डेबिट बैलेंस है इनका, इनको घटा के दिखाना होता है। लेस प्लान एसेट 5400 लेस अनवेस्टेड पास सर्विस कॉस्ट 162, ये है नेट ऑब्लिगेशन, ये 5100 है, ठीक है। ये आ गया 138, ठीक है। ये है नेट ऑब्लिगेशन जो बैलेंस शीट में दिखेगी। देखो ये रहा कर्टेलमेंट, उन्होंने बताया गेन अन कर्टेलमेंट मतलब कितना पीएल में जाएगा ये पूछ रहा है, और दूसरा नेट ऑब्लिगेशन 138। समझ में आया क्या? ये एक क्वेश्चन रह रहा था, सोचा ये भी करा दो। चलो अब खत्म हुआ ऑफिशियली AS15 एंड हुआ। अगर 100% समझ में आया सारा कंसेप्ट, मजा आया तो तेरा एक लाइक बटन दबा दीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करो। मिलता हूं आप लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग किसी और चैप्टर वाली वीडियो में। टिल ख्याल रखो अपना, पढ़ाई करते रहो, ठीक है। चलो बाय बाय।